नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। मित्रों, हम लोग 2021 के समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और इसके दो भागों का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। यानी दो भागों में डिस्कशन, यानी दो वीडियो इसका हमारा आ चुका है। ठीक है, उसमें राज्य व्यवस्था, इतिहास आदि के प्रश्नों का डिस्कशन किया जा चुका है। अगला सेक्शन हमारा है आज जो हम शुरू कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का है। ठीक है, आरओ 2021 प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न पूछे गए थे या जितने प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए दिया गया है सुमेलित करने के लिए, मतलब पहला क्या जो क्वेश्चन नंबर होगा इसका, भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना इधर दी गई है और इधर प्रमुख विकास मॉडल दिया गया है। ठीक है, इसको सुमेलित करना है। देखिए, पंचवर्षीय योजना कौन सी कब तक चली थी और कौन किस मॉडल पर आधारित थी, ये ज़रूर एक लिस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। एक पेज में इसकी लिस्ट बना लीजिए। किस योजना में किस चीज़ की प्राथमिकता दी गई थी, उसकी कार्यावधि क्या थी और किस मॉडल पर वो योजना आधारित थी, इतना ज़रूर तैयार कर लीजिए। इससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना दिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना की बात की गई है। तो पहली पंचवर्षीय योजना की जब हम बात करेंगे तो ये आधारित थी हेरोड डोमर मॉडल पर। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो तृतीय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और चतुर्थ जो थी अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, व्याख्या भी वही दी हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्यावधि 1951 से 56 तक थी, हेरोड डोमर मॉडल पर थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की कार्यावधि 1956 से 61 तक थी, महालनोबिस मॉडल पर ये थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की कार्यावधि 1961 से 66 थी और ये एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और उसके बाद फिर योजना अवकाश आया था, एक एक साल की योजनाएं चली थी। फिर जो चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी 1969 से 74 तक, ठीक है, अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। ठीक, तो पहली 51 से 56 हेरोड डोमर मॉडल, दूसरी 56 से 61 महालनोबिस मॉडल, तीसरी 61 से 66 चक्रवर्ती मॉडल और चौथी जो थी 69 से 74 अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना, महिला स्वशक्ति योजना, महिला साम्राज्य योजना और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना। तो देखिए, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन जो है ये 2001 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2001 में। ठीक है, तो महिला समृद्धि योजना चलाई गई थी 1993 में। महिला स्वशक्ति योजना जो चली थी 1998 में। महिला साम्राज्य योजना जो चली थी 1989 में चली थी। ठीक, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि योजनाओं से एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए योजनाओं वाला पार्ट, जो पुरानी योजनाएं हैं वो भी और जो नई योजनाएं हैं वो भी, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है हम लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 15 अगस्त 2001 को चला था। अगला देखिए, सबरी संकल्प अभियान का संबंध है। सबरी संकल्प अभियान, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करना, महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के लिए योजना या राष्ट्रीय पोषण अभियान। ठीक है, इसका संबंध किससे है ये बताना है। तो देखिए, सबरी संकल्प अभियान का संबंध राष्ट्रीय पोषण अभियान से है। किससे है भाई? राष्ट्रीय पोषण अभियान से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिए। यह उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में 73,793 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 70,901 महिलाओं को इस योजना का सीधा लाभ मिला है। इस योजना के तहत राशि का सीधा हस्तांतरण लाभार्थी के खाते में होता है, यानी डीबीटी के माध्यम से इसमें जो है, डीबीटी के माध्यम से इसमें मनी ट्रांसफ़र या कैश ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है,
तो सबरी संकल्प योजना राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें जाना जाता है। विनियोग करोड़ रुपए तक हो और कारोबार यानी उनका बिजनेस 5 करोड़ रुपए तक हो, ठीक है, तो उन्हें सूक्ष्म उद्यम के रूप में जाना जाएगा। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक हो उसे सूक्ष्म उद्यम माना जाता है। तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि लघु उद्यम का क्राइटेरिया क्या है, मध्यम उद्यम का क्राइटेरिया क्या है और छोटे उद्यम का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, चारों ऑप्शन को आप कमेंट करके हमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। तो देखिए ये सभी जानते हैं कि इस समय जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत सेवा क्षेत्र है। ठीक है, सेवा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में सकल मूल्य वर्धित सेवा में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 53.89% है, यानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 53.89%, यानी इस समय अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात की जाएगी तो सेवा क्षेत्र ही सबसे बड़ा स्रोत है। वो अलग जमाना था जब कृषि सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था। ठीक है, जब कृषि सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था। तो प्राथमिक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 12.82% है, द्वितीयक क्षेत्र में 24.29% है। ठीक है, और तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था का 53.89% है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कृषि आता है, कुटीर उद्योग आता है, ठीक है, लघु उद्योग आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? विनिर्माण वगैरह आएगा। और सेवा क्षेत्र जो है इसकी भागीदारी 53.89% है टोटल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत CDP, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, की विलेज स्कीम की शुरुआत KVS, जिला ग्राम विकास अभिकरण DRDA की जिला स्तर पर स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जान लीजिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए, की विलेज स्कीम यानी KVS की शुरुआत हुई थी 1950 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, की विलेज स्कीम KVS 1950 में शुरू की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम हम सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति 1957 में की गई। ठीक है, किसके? इसी से संबंधित प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति अगर पूछा जाएगा किसने की थी तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। किसने किया था भाई? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने यह संस्तुति की थी। ठीक है, जिला ग्राम विकास अभिकरण यानी DRDA की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1999 में हुई थी। तो की विलेज स्कीम की शुरुआत 1950 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति 1957 में दी गई और जिला ग्राम विकास अभिकरण 1 अप्रैल 1999 को स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ई-राशन कार्ड योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो सही उत्तर इसमें क्या है? दिल्ली। दिल्ली ई राशन कार्ड सेवा का आरंभ 2015 में, मतलब इसने सबसे पहले शुरू किया था। इसके माध्यम से राशन और आधार कार्ड को जोड़ने की योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के सरकार के वेब पोर्टल से कार्ड ऑनलाइन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। ठीक है, तो ई राशन कार्ड योजना सबसे पहले शुरू किसने किया था? तो दिल्ली सरकार ने शुरू की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत का खेत है जाना जाता है, ये लघु कृषक जाना जाएगा। ठीक है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत खेत हो उसे लघु कृषक कहा जाता है। सीमांत कृषक किसे कहते हैं? 1 हेक्टेयर या इससे कम
यानी 1 से 2 हेक्टेयर हो तो लघु कृषक, 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन हो तो सीमांत कृषक, ठीक है। और बृहद या बड़ा कृषक 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन हो तो बड़ा किसान कहा जाएगा। मध्यम कृषक, इसके पास सिर्फ खाने के लिए अन्न तथा दूसरों के खेतों में काम करते हैं। मध्यम कृषक के पास खाने के लिए अन्न होता है लेकिन ये दूसरों के खेतों में काम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये जरूर याद कर लीजिएगा, जो लघु कृषक होगा उसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जमीन होगी। सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर या इससे कम जमीन होगी। बड़ा कृषक 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन होगी। और मध्यम कृषक, इसके पास सिर्फ खाने के लिए अन्न तथा दूसरों के खेतों में काम करेंगे। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, कृषि से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब कृषि से ही प्रश्न हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आर में कुछ कोर सेक्शन है, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा सेक्शन आपका, अगर समग्र पेपर का विश्लेषण किया जाए प्रारंभिक का, तो हिंदी है सबसे बड़ा सेक्शन, ठीक। इसके बाद अगला सेक्शन करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स, ठीक। अगला सेक्शन आपका, मतलब इसी प्रायोरिटी में इसको आपको तैयार करना चाहिए। अगला सेक्शन है राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। पूरे इतिहास तो आप इग्नोर कर सकते हैं लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण सेक्शन इसका आ जाता है विज्ञान, फिर आता है यूपी स्पेशल, और फिर आता है कृषि, ठीक है। फिर आता है भूगोल, इसके बाद अन्य सभी विषय आएंगे। तो इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में अगर आप प्रायोरिटी देकर तैयार करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। कौन सा सही है ये बताना है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना दो 2, ठीक है। तो कौन सा सही है इसमें भाई, इसमें इसमें बी सही है। बी सही का मतलब केवल 2 सही है, ठीक है, केवल 2 सही है, केवल 1 नहीं सही, क्योंकि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें लेंगे तो हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति क्षीण हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, अर्थात दलहनी फसलों को गैर दलहनी फसलों के बाद उगाना चाहिए, ठीक है। जबकि फसल चक्र में गहरी जड़ों वाली फसलों को गहरी जड़ों वाली फसलों का अनुसरण करना चाहिए, ठीक है। अतः कथन 2 सही है, ठीक है। तो गहरी जड़ों वाली फसलों के तुरंत बाद गहरी जड़ों वाली फसलों को नहीं उगाना चाहिए, ठीक है। केवल कथन 2 हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है। कौन इंडेक्स है भाई, ब्रेंट इंडेक्स। कच्चे तेल की कीमतें, तांबे की भविष्य की कीमतें, सोने की भविष्य की कीमतें, शिपिंग दर सूचकांक। तो इसमें सही क्या है, कच्चे तेल की कीमतें, ठीक है। देखिए, ब्रेंट इंडेक्स कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। ब्रेंट मीठे हल्के कच्चे तेल का व्यापार वर्गीकरण है जो दुनिया भर में तेल के क्रय के लिए एक प्रमुख बेंचमार्क मूल्य के रूप में कार्य करता है। ब्रेंट इंडेक्स 25 दिनों के ब्रेंट ब्लेंड, ओसेबर्ग, फोर्टिस, एस्कोपिक बाजार में उचित वितरण, महीने में व्यापार की औसत कीमत के बारे में उद्योग मीडिया द्वारा सूचित और पुष्टि की गई जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो ब्रेंट इंडेक्स जो है कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, ठीक है। नलकूप सिंचाई में सर्वोच्च हमारा उत्तर प्रदेश ही है, ये बहुत बार पढ़ा गया है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात तो है नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, उत्तर प्रदेश नहर सिंचाई के साथ साथ
ट्यूबवेल सिंचाई में भी सर्वोच्च है। आंध्र प्रदेश में टैंक सिंचाई में अग्रणी है। टैंक सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो टैंक सिंचाई में आंध्र प्रदेश अग्रणी है। ठीक है। कुएं एवं ट्यूबवेल से भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है 56%, नहर आता है उसके बाद 32%, फिर टैंक आता है 6% और फिर अन्य आता है 6.5%। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना या राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। ठीक है। तो संगम योजना जो है विकलांगों से संबंधित है। संगम से केवल नदियों का ही वो नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना। इस योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 1996 को हुआ था। तो देखिए, यहाँ एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं पेपर का विश्लेषण करने पे कि पुरानी योजनाएं बहुत पूछी जा रही, तो ओल्ड स्कीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आरओ एआरओ एग्जाम के लिए ओल्ड स्कीम को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है। जो गांव में रहने वाले विकलांगों के समूह को संगठित किया जाता है, साथ ही इस योजना का संबंध विकलांगों को आर्थिक सहायता 15,000 रुपये की राशि प्रदान करने से है। अगला देखते हैं, निम्न में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है। तो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन बना हुआ है कई सालों से। तो देखिए, चीन 58.8 मिलियन टन मछली का उत्पादन करता है। भारत 9.46 मिलियन टन के साथ दूसरे स्थान पे है। इंडोनेशिया 6.10 मिलियन टन के साथ तीसरे स्थान पे है। तो चीन, भारत, इंडोनेशिया ये प्रथम 3 देश हैं, इतना ही याद कर लीजिए, बहुत है। निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? स्ट्राइड, स्ट्राइव, संकल्प, श्रेयस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। देखिए, स्ट्राइव, संकल्प व श्रेयस योजनाएं, स्ट्राइव, संकल्प व श्रेयस योजनाएं जो हैं कौशल विकास से संबंधित हैं। स्ट्राइव का फुल फॉर्म क्या है? स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। ये 2019 में शुरू की गई थी। स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट स्ट्राइव योजना का फुल फॉर्म है, 2019 में आरंभ की गई थी। संकल्प योजना क्या है? एक्विजिशन ऑफ एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, 2019 में ही ये भी आरंभ की गई थी। ठीक है। श्रेयस योजना का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर हायर एजुकेशन ऑफ यूथ इन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। ठीक है। तो श्रेयस योजना जो है एंटरप्रेन्योर से संबंधित है, एंटरप्रेन्योर के साथ कौशल विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। एंटरप्रेन्योर के साथ कौशल विकास को बढ़ावा देना। तो ये सभी योजनाएं जो है 2019 में आरंभ की गई थी। तो स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस तीनों योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं। स्ट्राइड योजना फिर किससे संबंधित है, ये आप हमको बताइएगा कमेंट करके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया भी गया, देखिए, स्ट्राइड योजना जो है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमी, इसका उद्देश्य विशेष से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ट्रांस डिसिप्लिनरी शोध के लिए एक नवीन संस्कृति को बढ़ावा देना है। ठीक है। स्ट्राइड योजना का उद्देश्य है ट्रांस डिसिप्लिनरी शोध के लिए एक नवीन संस्कृति को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर या भद्रावती। तो भिलाई नहीं है। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र 260 मीटर लंबे रेल सहित भारतीय रेलवे के लिए एक विश्व स्तरीय रेल का भारत का एकमात्र उत्पादक और आपूर्ति करता है। यह किसी नदी तट पर स्थित नहीं है। जबकि बोकारो झारखंड राज्य में दामोदर और बोकारो नदियों के संगम पर है। ठीक है। जमशेदपुर झारखंड राज्य में सुवर्ण रेखा और खोरकई नदियों के संगम पर स्थित है। सुवर्ण रेखा और खोरकई याद रखिएगा ये। ठीक है, जमशेदपुर। और भद्रावती कर्नाटक राज्य में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट के नाम से भद्रा नदी के तट पर है। ठीक है। तो भद्रावती भद्रा नदी के तट पर, बोकारो और दामोदर नदी के तट पर,
जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा और खोरकई नदियों के तट पर है। भिलाई किसी नदी के तट पर नहीं है। अगला हमारा सेक्शन है जनसंख्या एवं नगरीकरण का। इसको देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना। देखिए, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986 में ही आया था। बी में 2 होना चाहिए। देखते हैं बी में 2 दिया गया है। देखिए, बी में 2 इसी में है, तो इसका मतलब डी वाला सही होगा। ए में 1 वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, ठीक है। और सी में 3 वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था, और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था, ठीक। देखते हैं, देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था, ठीक है। तो इसको जरूर याद कर लीजिए, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा कब आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 81 में, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 74 में। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है, तो कितना भाई है, 23.7%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत 23.7% है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, ठीक है। मिलियन शहर वह होता है जिसकी आबादी 10 लाख के ऊपर हो। तो देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से मुरादाबाद मिलियन शहर नहीं है। आगरा की आबादी कितनी है, देखिए 15 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15,08,5704 है आगरा की आबादी। प्रयागराज की 11,12,544 है ही। और मेरठ की आबादी क्या है, 12,26,709। तो ये तीनों मिलियन शहर हैं, लेकिन मुरादाबाद नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में, ठीक है। तो कौन सा इसमें है सबसे ज़्यादा, आरोही क्रम। आरोही क्रम बताना है हमें। आरोही क्रम का मतलब सबसे कम जनसंख्या कहाँ, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या 68.8% है। फिर मेघालय में 86.10% है। फिर नागालैंड में 86.5% है। और फिर मिजोरम में 94.8% है। तो यही क्रम इसका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। तो न्यूनतम लिंगानुपात किस में पाया जाता है, दमन और दीव में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में 1000 पुरुषों पर 618 महिलाओं का सबसे कम लिंगानुपात है। चंडीगढ़ का लिंगानुपात 818 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लिंगानुपात 876 है। लक्षद्वीप का 946 है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत दर्ज किया है। तो सबसे कम, देखिए 90% जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश इसमें सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में नगरीकरण 10.4% है। बिहार का नगरीकरण 11.3% है। उड़ीसा का नगरीकरण 16.68% है। राजस्थान का नगरीकरण 24.89% है। आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का नगरीकरण क्या है, ठीक है। अगला देखते हैं। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था। 2005 में। भारतीय संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। यह केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होगा। इस अधिनियम को वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए पारित किया गया था। हालांकि
यह जनवरी 2006 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? जनवरी 2006 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। सबसे कम मलिन बस्तियां किन नगरों में रही हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए जनगणना से ठीक ठाक प्रश्न आए हैं, इसलिए जनगणना को हल्के में नहीं लेना है। जनगणना 2023 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मलिन बस्तियों में रहने वाले 65 मिलियन लोग हैं। 2011 जनगणना के अनुसार अहमदाबाद में मलिन बस्तियों का प्रतिशत सबसे कम है। दिए गए विकल्पों में मलिन बस्ती की संख्या अहमदाबाद में 25,681 है, जयपुर में 3,23,400 है, लखनऊ में 3,64,941 है और बेंगलुरु में 7,12,801 है। ठीक है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु जोखिम सूचकांक प्रतिवर्ष जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच ने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2021 जारी किया। यह सूचकांक का 16वां संस्करण है। प्रतिवर्ष यह प्रकाशित होता है। बान और बर्लिन स्थित जर्मन वॉच एक स्वतंत्र विकास और पर्यावरण संगठन है जो सतत वैश्विक विकास के लिए काम करता है। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है और कौन सा देश पहले स्थान पे है, कौन सा देश आखिरी स्थान पे है, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतने प्रश्नों का कुल डिस्कशन किया है और अगला सेक्शन हमारा भूगोल का होगा, उसको शीघ्र ही हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से देखें, समझें और तैयार करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।